नमस्कार। आज फिर स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने LLB फर्स्ट सेम के लिए कहा था, वुमेन क्रिमिनल लॉ पे लेक्चर्स होंगे, तो उसी सीरीज में आज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम बात करेंगे। आखिरकार इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है क्या? महिलाओं का अशिष्ट रूपण। महिला मतलब क्या? महिला मतलब माता, बहन, पत्नी, दोस्त, मतलब विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, जिनका अपना अस्तित्व है। उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, बल्कि उनके अस्तित्व के कारण ही व्यक्ति का अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए माँ का अस्तित्व आवश्यक है। दोस्तों, महिला प्रकृति की एक अनुपम कृति है। वह एक व्यक्ति ही नहीं, अपितु एक शक्ति है। रियल थिंग तो यही है, जो महिला है वो, उसका जो पावर है वो विश्व में हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि उसका निर्माण माँ के गर्भ में हुआ है। माँ ने जो भी खारा, खट्टा, मीठा संभल के खाया, संभल के रखा, वो सब का रस मिलके आज उस व्यक्ति के रक्त कोशिकाओं में बह रहा है। अशिष्ट का मतलब यहां देखना होगा हमको। अशिष्ट मतलब जो कि शिष्ट नहीं है। शिष्ट नहीं है मतलब क्या? शिष्ट नहीं है से मतलब है जो उसकी गरिमा को के युक्त नहीं है, मतलब उसकी गरिमा को बना के नहीं रखता, वो अशिष्ट है। जो उसके सम्मान को गिराए, जो उसकी छवि को गिराए, जो उसकी छवि को धूमिल कर दे, वो अशिष्ट है। अशिष्ट रूपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अशिष्टता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उनके प्रति अपराध करने के लिए उनको प्रेरित करती है। ये महिला तो ऐसी है, ऐसे करेक्टर की है, ऐसे चरित्र की है, ये तो ऐसी है, इसके साथ ऐसा किया जा सकता है, ऐसी सोच बना लेते हैं लोग। उस अशिष्टता के रूपण, उस विज्ञापन के कारण, उस स्लाइड्स और रंग रोगन और चित्रण के कारण जो कि समाज में आज चारों तरफ फैली हुई है। आज हर दीवार, हर एडवर्टाइजमेंट में आधी अर्धनग्न महिला को दिखाया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो, लेकिन दिखाते महिला को है, जो उसको सौंदर्य रूप में दिखा के, उसको प्रलोभन के रूप में दिखा के, उसको वासना तृप्ति के रूप में दिखा के कहीं ना कहीं हम अशिष्टता का रूपण ही कर रहे हैं। तो अशिष्टता को रोका जाना चाहिए। इस हेतु अपन आगे देखें यदि तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक सिलसिला चल पड़ा है सौंदर्य प्रतियोगिताओं का। सौंदर्य के नाम पर खुलेआम मंच पर नारियों को अर्धनग्न अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। यह अशिष्ट रूपण ही तो है। उनको बिकिनी पहन के जल क्रीड़ा करते हुए स्विमिंग पूल में दिखाते हैं, फिर उनका फिजिक को देख के मूल्यांकन करते हैं, उन पर क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये अति सुंदर है या सुंदर नहीं है। तो ये मूल्यांकन बंद किया जाना चाहिए। ये अशिष्टता का पैमाना है, ये अशिष्टता ही है। 1986 में अशिष्टता मतलब महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम बनाया गया, क्योंकि कानून तभी बनाए जाते हैं जब ऐसा लगता है कि अब बिना कानून के काम नहीं चलेगा और कानून के माध्यम से रोकथाम की जा सकती है, तब कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो 1986 में बना। इसका जो सेक्शन 1 है उसके संक्षिप्त विस्तार के बारे में बताता है, और में जो सेक्शन 1 सेक्शन विस्तार के बारे में बताता है कि ये कहाँ कहाँ लागू हुआ। तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर लागू, उसको 1986 में बना था। आर्टिकल 370 तो अभी हटाया, जब तक कि गजट में सूचित ना हो जाए या हमको नया संशोधित ऐसा अधिनियम न मिल जाए, तब तक हम यही मानेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर ये लागू है। और उसकी जो डेट है वो केंद्रीय सरकार द्वारा, जो कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाएगी, उसके आधार पर वो एग्जीक्यूट होगा। सेकंड सेक्शन जो रहता है परिभाषाओं का रहता है, इसको हम डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन के बारे में लिखते हैं 2A
अंदर कोई सूचना पत्र, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज अथवा ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यरूपण अभिप्रेत है। मतलब किसी भी तरह से दृश्यरूपण के माध्यम से, रंग रोगन के माध्यम से, रैपर के माध्यम से, लेबल के माध्यम से, किसी भी तरह से यदि उस चीज़ को प्रकाशित किया जा रहा है तो वो विज्ञापन है। महिलाओं का सचरूपण से अभिप्रेत है स्त्री की वह आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने का अल्पीकृत करने पर या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना है। किस किस की दुराचार हो सकता है? भाई नग्न प्रदर्शन हो रहा है तो डेफिनेटली लोगों के मन में कुलसित भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके कारण दुराचार हो सकता है। भ्रष्टाचार करने के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है उससे। या लोक दूषण, मतलब पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक में के मन में कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होगा कि दूषण हो रहा है। नैतिकता को हानि होती है, लोगों की नैतिकता जो मॉरलिटी है का लेवल गिर जाएगा, उनकी देखने की दृष्टि गंदी हो जाएगी, गलत तरीके से वो महिलाओं को देखना, समझना और समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। उस आकृति और रूपण और चित्रण और उस प्रदर्शन के आधार पर जो विज्ञापन के रूप में हुआ है, मतलब अशिष्ट रूपण हुआ है, जिससे उसकी शिष्टता का मूल्यांकन घट गया है, मतलब वो शिष्ट नहीं है ऐसा लोगों के मन में भाव आ जाता है। तो ये हमने देखा सेक्शन 2 का सी। और भी कई परिभाषा हैं, उसको हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, बस एक और देखते हैं भेद। भेद मतलब प्रिस्क्राइब्ड। हमेशा किसी भी लॉ में जो प्रिस्क्राइब्ड शब्द आता है उसका मतलब भेद, मतलब जो नियम, रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो कानून उन्होंने बता दिए हैं उसी को भेद के रूप में, उसी के रूप में माना जाएगा और वो उसी के रूप में समझा जाएगा, वो भेद है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उस क्या कहता है देखते हैं। महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध, मतलब महिलाओं का जो अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन है उन सब का प्रतिषेध किया जाएगा, सेक्शन 3 कहता है। मतलब सेक्शन की डेफिनेशन में देख जाएं, कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना ही कराएगा, अथवा ऐसे किसी प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा या उसमें भाग भी नहीं लेगा जिसमें किसी प्रकार से महिलाओं का अशिष्ट रूपण अंतर्निष्ठ है। मतलब ना तो कराएगा, ना करेगा, ना ऐसे प्रकाशन में कोई मदद करेगा, वो अशिष्ट रूपण हो गया जिसको नहीं करना है। सेक्शन 4 महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध। ऐसी पुस्तक, पुस्तिकाएं जिनका प्रकाशन हो रहा है उनके प्रकाशन पर रोक, ना तो उनको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, ना उनको रखा जाएगा और ना भेजने में मदद की जाएगी। तो ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 5 प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। कौन प्रवेश करेगा, कौन तलाशी लेगा? तो उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्र अधिकारी जिसको ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, चाहे तो पुलिस अधिकारी हो सकता है या अन्य अधिकारी जो राजपत्रित है, उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देंगे कि वो ऐसे स्थान में जहाँ पे कि ऐसी अशिष्ट सामग्री, अशिष्ट रूपण की सामग्री प्रकाशित हो रही है, रखी है, रंग जिसमें कि रंग रोगन, स्लाइड, रंग रूपण, चित्रण, किसी भी तरह से वो वहाँ पे सामग्री रखी हुई है, यदि या वहाँ पे लगता है वो प्रोडक्ट की जाती है, बनाई जाती है या वहाँ से सप्लाई की जाती है, या किसी भी तरह से वो अशिष्ट रूपण से संबंधित है, जानकारी खुद की मिलने, खुद के जानकारी के आधार पर या किसी अन्य व्यक्तिगत सद्भावना के आधार पर वो जानकारी प्राप्त करने के आधार पर हो, जो सर्च करता है तो सर्च कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में सेक्शन 5 है। उसमें भी हमने कंडीशन डाली है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध जहाँ तक संभव हो इस अधिनियम के अंतर्गत की गई तलाशियों और अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उस उक्त संहिता के अधीन धारा 94 के लिए वारंटी के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी अधिग्रहण पर लागू होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जब तलाशी की बात आएगी तो तलाशी के जो सेक्शन 93, 94, 91, 92 CRPC के हैं, जैसे CRPC के अंतर्गत लागू होते हैं, वैसे ही ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे CRPC यहाँ पे लागू की गई है या CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, ऐसा अलग माना ही नहीं जाएगा कि वो इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, मतलब प्रोसेस वही रहेगी जो CRPC में वर्णित है। सेक्शन 6 शास्तियों के बारे में बात करता है। शास्त्रीय मतलब सैंक्शंस, दंड के बारे में बात करता है।
कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। सेक्शन 3 में क्या था? प्रतिषेध। सेक्शन 3 में था महिलाओं का अशिष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध, और सेक्शन 4 में था ऐसी अशिष्ट सामग्री को, पुस्तक पुस्तिकाओं को डाक के माध्यम से भेजना या उनका प्रकाशन था। तो दोनों सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर कोर्ट के पास है, 2 वर्ष मतलब 1 दिन से लेकर 2 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकता है। तथा द्वितीय और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि, मतलब सेकंड बार यदि वो व्यक्ति कोई अपराध करता है और या उसके बाद करता है तो हर बार के लिए उसको कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी। द्वितीय और पश्चातवर्ती अवस्था में कारावास की अवधि 6 मास से कम नहीं होगी, मतलब 6 मास तो कम से कम होगी, बढ़ के 2 वर्ष तक हो सकती है, 5 वर्ष तक हो सकती है, सॉरी, मतलब मिनिमम 6 माह तो मिलेगा ही। और जो जुर्माना है 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा, 10,000 तो कम से कम मिलेगा, और बढ़ के जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है, मतलब सैंक्शंस बढ़ा दी गई। तो प्रथम दोष सिद्धि पे 2 वर्ष तक का कारावास है, 2,000 रुपये तक का जुर्माना है, लेकिन द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 10 वर्ष तो 10,000 रुपये मिनिमम और 1 लाख रुपये तक जो हो सकता है बढ़ के जुर्माना, और 6 माह मिनिमम और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अब सेक्शन 7 में कंपनी द्वारा अपराध के बारे में बातें हैं। तो कंपनियां एक्चुअल में निगम होती हैं, व्यक्ति होती हैं, तो ये अपराध कर सकती हैं, इनके विरुद्ध बाल लाया जा सकता है और ये विरुद्ध बाल ला सकती हैं किसी के। एक्चुअल में कंपनी कैसे अपराध करेगी? तो उन्होंने कहा कंपनी के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके माध्यम से अधिकार किया जा रहा है, तो वो उसके लिए दायित्व के अधीन होंगे, उन पर बाल लाया जाएगा। और उनकी जानकारी के बिना यदि हो रहा है तो उन व्यक्तियों पर बाल लाया जाएगा जो उसके लिए दोषी हैं। इसको यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो देखते हैं, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कार्य किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी था, तथा वह कंपनी भी अपराध की दोषी मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की उत्तरदायी होगी, तदनुसार दंडित की जा सकेगी। परंतु लिखा हमने, इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना घटित हुआ। मतलब बिना ज्ञान के कोई अपराध नहीं होता। उसने ऐसे अपराध को घटित होने से निवारित करने के लिए सम्यक तत्परता से कार्य किया था। मतलब वो सम्यक तत्परता से काम कर रहा है, फिर अपराध हुआ है, उसकी जानकारी के अभाव में अपराध हुआ है, तो वो दोषी नहीं होगा। क्लॉज 2 इसका उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उपेक्षा के कारण होना तत्परित हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर तदनुसार दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण दिखाया उन्होंने, कंपनी से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समूह भी आता है। निदेशक से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार भी अभिप्रेत है। सेक्शन 8 अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। इसमें जो अपराध हैं वो संज्ञेय किस्म के हैं। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको CRPC में डिफाइन किया गया है। संज्ञेय मतलब वे अपराध जिसमें दंड की मात्रा जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, जिसमें वारंट के बिना भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो संज्ञेय मामले में वो मामले आते हैं जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड की व्यवस्था होती है। तो वो संज्ञेय मामले, तो वो कहा ना अपराध कैसे संज्ञेय। और जमानती मतलब इनकी जमानत हो सकती है। जमानत हो सकती है मतलब कोतवाली में जमानत हो सकती है। सेक्शन 9 ऑफ डिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए कोई बात, अभियोजन या अन्य कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकेंगी। मतलब ये प्रोटेक्शन किया है।
सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए ना तो केंद्र सरकार दायित्व के अधीन होगी, ना राज्य सरकार, और ना उनके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी जिनको उन्होंने प्राधिकृत किया है, वो सद्भावना पूर्वक काम कर रहे हैं। और सद्भावना की परिभाषा हमको आईपीसी में दी गई है। और सद्भावना की परिभाषा कहती है कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया नहीं कहा जाएगा यदि वह सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ ना किया जाए। मतलब सम्यक सतर्कता और सावधानी बरतते हुए जब अधिकारी ने काम किया है तो उनके विरुद्ध ना तो बाद लाया जाएगा, ना कोई अभियान चलेगा। ये सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति हमको प्रदान करता है। इस नियम को केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी। नंबर 2, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकें। मतलब जो पहले से नियम बने हैं उन पर प्रभाव न डाल के, उनकी व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना नए नियम बना सकती है। तो इस तरह हमने संक्षेप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम 1986 देखा। यदि हम इसको एक समरी के रूप में देखें तो हमको क्या दिखाई देता है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण नहीं किया जाना चाहिए। यदि महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी शिष्टता भंग होगी। शिष्टता भंग होगी तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान गिरेगा, उनके साथ अपराधों की मात्रा बढ़ेगी। यदि इनको और बढ़ रही थी इसलिए उसको रोकने के लिए संसद विधि के अंतर्गत 1986 में महिला इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम आया, जिसके मुख्य प्रावधान एक संक्षेप में देखें तो यही एक तो कहाँ लागू होगा, दूसरा डेफिनेशन क्लॉज में क्या अशिष्ट है, विज्ञापन क्या है, सेक्शन 3 और 4 में कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण नहीं किया जाएगा, सेक्शन 4 में उनसे संबंधित पुस्तकें, अश्लील साहित्य, उनका प्रकाशन और डाक से भेजना ले जाना नहीं किया जाएगा। सेक्शन 5 में कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो राजपत्र अधिकारी होगा, राज्य सरकार सूचना के माध्यम से उनको पावर देगी जो उसके लिए प्राधिकृत किए जाएंगे, जो तलाशी और सर्च कर सकते हैं। और तलाशी सेक्शन 94 सीआरपीसी के अंतर्गत जैसे सीआरपीसी की जाती है वैसे की जाएगी। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में सैंक्शंस हैं। इसमें हम देखते हैं कि सैंक्शंस के बारे में है, दंड के बारे में है। यदि कोई व्यक्ति जो सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन करता पाया जाता है और प्रथम दोष सिद्धि पे उसको 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन वही व्यक्ति फिर से अपराध करता हुआ पाया जाता है दूसरी बार और पुनरावृत्ति करता है तो हर बार के लिए उसको कम से कम 6 मास तक का और मैक्सिमम 5 वर्ष तक कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 से कम नहीं होगा 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा। सेक्शन जो 7 है वो कंपनी द्वारा अपराध के बारे में। कंपनी को व्यक्ति मांगा गया, निकाय हैं, फर्म हैं, ये सब कंपनी है, इनके द्वारा यदि अपराध किया जाता है, इनके निदेशक प्रबंधक के माध्यम से अपराध हो रहे हैं तो कंपनी भी उसके लिए दोषी है। हाँ, उस कंडीशन में जबकि वो ये सिद्ध कर देते हैं कि उन्हें सम्यक सतर्कता के सावधानी के साथ काम किया है और उनकी जानकारी के अभाव में कोई अपराध हुआ है तो वो दोषी नहीं होगा। बाकी दोषी है तो दंडित किया जाएगा, चाहे वो कंपनी भी हो। सेक्शन 8 बताता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के मामले जो इसके हैं, अशिष्ट रूपण के जो मामले हैं वो संज्ञेय हैं और जमानती हैं। संज्ञेय मतलब गंभीर किस्म के अपराधों को माना गया है, इसलिए उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सेक्शन 9 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के बारे में बताती है कि यदि केंद्र सरकार सद्भावनापूर्वक काम कर रही है या उनके जो अधिकारी हैं वो प्राधिकृत अधिकारी सद्भावनापूर्वक काम करते हैं, सद्भावनापूर्वक सम्यक सतर्कता और सावधानी से काम किया है, उसके बाद किया गया है तो उनके ऊपर कोई बात या अभियोजन नहीं लाया जाएगा। और सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करती है। केंद्र सरकार नियम बना सकती है जो पूर्वगामी जो धाराएं हैं, सेक्शन
अधिनियम की उनके व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, बल्कि उनकी व्यापकता बढ़ाने के लिए ये नियम बना सकती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट, जो महिलाओं के ऐसे शोषण को रोकता है। ये हमारे LLB फर्स्ट सेम के सिलेबस का एक हिस्सा था जिसको हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।